बताओ, प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को समझाए थे कि कैसे अकाउंटिंग जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस के बुक्स में क्या करते हैं, फर्स्ट में रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम डिफिनेशन भी आप लोग को बताए थे, क्या डिफिनेशन बताए थे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में सबसे पहले क्या करना, रिकॉर्ड करना, देन आफ्टर क्या क्लासिफाई करना, देन आफ्टर क्या समराइज करना, फिर वो तो मॉडर्न का है, ये दो जो आप इंटरप्रेटिंग और क्या है इसका इंटरप्रेटिंग और क्या ये एनालिसिस, देखो आप लोग डिस्टर्ब करो, हम लोग भी माइंड है, हम लोग भी इंसान है, ठीक है। तो ये इधर का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे, टुडे विल डिस्कस स्टेप्स ऑफ, लिखो सही बच्चे, स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग। देखो दिखाई दे रहा सही बच्चे को बोर्ड और बड़ा, बुक कीपिंग एंड स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग का जो भी काम होता है बच्चों वो क्या होता है, सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले हम फाइनल अकाउंट ही बना लें, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या होता है, सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि सबसे, हाँ, तो फर्स्ट स्टेप्स में लिखेंगे नहीं, पहले आइडेंटिफाई लिखो। सबसे पहला स्टेप्स नंबर फर्स्ट, बोलने तो हम कर रहे हैं ना, छोड़ो। स्टेप्स फर्स्ट में हो जाएगा आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग द, देखो फर्स्ट स्टेप्स में आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जिन बच्चे से क्वेश्चन हम पूछे अगर नहीं है तो एकदम खुल के बोलना नहीं आता है, फिर हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब मुझे सतीश बताएगा, सतीश नहीं नीतीश, कि ये जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है इसको दूसरा क्या नाम बताए थे। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन इज आल्सो नोन एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। नहीं पता तुरंत नोट कर लो, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन इज आल्सो नोन एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करना कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं, समझ में आया। सबसे पहले क्या पता करेंगे, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ये बिजनेस के बुक्स को इफेक्ट करता है। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो कभी भी बिजनेस के बुक्स को इफेक्ट नहीं करता है। हमेशा बच्चे ये याद रखना कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट द बुक्स ऑफ क्या, अकाउंट, एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन डज नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये पहचान करना कि ये आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, एफटी, है ना। फर्स्ट स्टेप्स ये हुआ। सेकंड स्टेप्स में लिखेंगे हम लोग, स्टेप नंबर सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस, आई मीन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऊपर में क्या लिखे, छोड़ दो, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, देखो बच्चे सेकंड में हाँ ऊपर तो क्या यहाँ बताएं, फर्स्ट स्टेप्स कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, उसको यह पहचान करना कि यह ट्रांजैक्शन मनी के रूप में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर है तो फिर बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करेंगे या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा।
तो बाद की बात है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल, हाँ जी, नॉन मॉनेटरी होगा। जैसे मैनेजर का हेल्थ क्या हो गया, खराब हो गया, अब उसका क्या बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? फिर 5 को हाथी खरीद लिए, वो भी नॉन मॉनेटरी। आप कितना में हाथी खरीदे, ये रहेगा तब ना परचेज, इसलिए नहीं, पैसा में होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। थर्ड स्टेप्स है इसका, स्टेप्स नंबर 3 में लिखिए, रिकॉर्डिंग हो गया, देन आफ्टर क्या, क्लासिफाइंग ना, क्लासिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये सब चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। एक थोड़ा इसमें और डैश देकर, स्पेस है कॉपी पर ना? यस सर। तो इसके बाद थोड़ा डैश देकर लिख दीजिए। इसी को हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। नहीं, इसको नहीं, रिकॉर्डिंग को, इसको हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। कहीं नोट कर लो, इसी को रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के आगे लिख दीजिएगा क्या, जर्नल एंट्री। और सेकेंड जो लिखे क्लासिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके आगे लिख दीजिए लेजर। और थर्ड में है समराइजिंग, समराइजिंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग द, थर्ड स्टेप्स में लिखिए समराइजिंग द, सॉरी फोर्थ हो जाएगा ये, थर्ड था क्लासिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। समराइजिंग का मतलब हुआ कि जो भी आपका अकाउंट क्लासिफाई हुआ है, मतलब कौन अकाउंट प्लांट है, कि मशीन है, कि रेंट है, कि सैलरी है, जो भी अकाउंट क्रिएट हुआ है वो किस, मतलब उसका वही बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस। तो उसको एक स्टेटमेंट में शो करना, डेबिट को अलग बैलेंस करेंगे और क्रेडिट को, और तब उन दोनों को मैच करेंगे। मैच हुआ तो सही है, नहीं तो गलत है। यानी ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी है ना। तो ये आपको आ जाएगा किसमें, समराइजिंग में। समझ आया? उसके बाद स्टेप्स लिखिए फिफ्थ में, स्टेप्स फिफ्थ में लिखिए फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। अब अभिषेक बताओ, फाइनल अकाउंट इज आल्सो नोन एज, नहीं बच्चे, बैलेंस शीट तो पार्ट है। फाइनल अकाउंट इज नहीं, फाइनल अकाउंट इज आल्सो नोन एज फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, फिनेंशियल स्टेटमेंट। लिख लो कहीं नोट करके, फाइनल अकाउंट इज आल्सो नोन एज, हम कभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछेंगे। हाँ, फाइनल अकाउंट इज आल्सो नोन एज एफटी, हाँ, फिनेंशियल स्टेटमेंट। और फिनेंशियल स्टेटमेंट इतना तक आप देखो। अब आ गया जो डिफिनेशन बताए थे अंकित, डिफिनेशन जो अकाउंटिंग का बताए थे, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? Accounting is identifying, recording, summarizing, classifying. नहीं, याद नहीं किया, 4-5 वर्ड इसको याद है, ठीक है, काफी है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे बढ़िया से, लिखो देखेंगे तो कंप्लीटली। देखो हम समझा रहे हैं फिर से। अकाउंटिंग का अगर डिफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या बताए थे, अकॉर्डिंग टू द ICPAI। एक शॉर्ट फॉर्म याद नहीं होगा, मुझे पता है, ICPAI, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आई हटा दूं, ICPA है ना, AICPA होता है, ये होता है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स। क्या डिफिनेशन दिया गया था उसमें, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in term of money, transaction and event which are in part at least of a financial character। जो मनी नेचर के है, जो मनी प्रवृत्ति के हैं, उसी को बिजनेस के बुक्स में जर्नल एंट्री करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना। क्योंकि सबका अपना अलग अलग काम है। क्या काम है कि जर्नल एंट्री से मुझे रिकॉर्डिंग का पता चलता है, लेजर से मुझे, क्या नाम हुआ था, ओके चलो देखो इधर लिख लिए। अब इसके बाद
देखो फॉर्मेट ऑफ जर्नल। थोड़ा यहाँ थोड़ी बता देते हैं, बाकी आपको नोट सेंड कर देंगे आपको। देखो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हम लोग का चैप्टर है, अब जो हम लोग चालू कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी जर्नल एंट्री। ठीक है, इसमें कहता क्या है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जितने भी बिजनेस है, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग को फॉलो करता है। अंतर क्या है कि जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका मकसद ही है प्रॉफिट को कमाना, प्रॉफिट को जनरेट करना, लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद है? प्रॉफिट जनरेट नहीं करना, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन बोथ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पहले ये स्टेप्स इसीलिए बता दिए आपको, ये स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग है। क्या है? स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग मींस वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के माध्यम से हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया? जर्नलाइजिंग मतलब क्या हुआ कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ही हम जर्नलाइजिंग करते हैं, यानी जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंट्री। अब बहुत सारे राइटर उसको एंट्री इस तरह से भी बताए हैं कि ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। छठा मिसलेनियस एंट्री हो जाएगा। तो ये आप जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें आपको बताएंगे कि एंट्री 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ इनिशियल स्टेज में आप समझिए कि एंट्री 2 ही प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एंट्री और दूसरा क्या? कंपाउंड एंट्री। और एंट्री 2 से ज्यादा, जिसमें सिर्फ 2 ही रहे, इट इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। मतलब एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा अकाउंट क्या? क्रेडिट। तो उस ट्रांजैक्शन है ना, उस एंट्री को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल एंट्री कहेंगे। फिर से सुन लो, जिस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते समय यह देखा जाता है कि इसमें सिर्फ 2 ही अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, एक डेबिट के लिए, दूसरा क्रेडिट के लिए, तो उस ट्रांजैक्शन को जो हम बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल एंट्री हुआ ना, तो उस एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल एंट्री। और जिस ट्रांजैक्शन को एंट्री करने से 2 से ज्यादा अकाउंट प्रभावित हो, मोर देन 2 अकाउंट्स, हो सकता है एक डेबिट हो 2 क्रेडिट हो, डिस्काउंट के केस में ऐसा आएगा। नहीं, कैश पे टू राम, अब राम को पे करे, राम के तरफ से मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, हम मतलब बिजनेस, तो राम इज द रिसीवर, राम अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। तो किए ना, एक डेबिट हुआ, अब तुमको क्या हो गया? तो 2 से ज्यादा हो गया। इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। इज दैट क्लियर? फिर से रिपीट करें। सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री समझ में आ गया? कंपाउंड एंट्री, देखो कंपाउंड एंट्री में हम क्या समझाए हैं कि वैसा एंट्री जिसको, वैसा ट्रांजैक्शन जिसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते समय 2 से ज्यादा अकाउंट प्रभावित हो, 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड हो। मतलब 2 इसलिए कहते हैं कि एक डेबिट का, दूसरा क्या? क्रेडिट का। और जैसे ही ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? कंपाउंड एंट्री हो जाएगा।
एक एग्जांपल फिर से बता रहे हैं कि कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम। तो सिंपल सी बात है, राम मेरा सप्लायर होगा तभी तो पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर सप्लायर को हम पेमेंट कर रहे हैं और सप्लायर खुश होकर के मुझे बोला कि ठीक है अभी का अभी अगर आप पेमेंट कर देते हैं आपको 40 कहां से देगा, 5% हम आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री नहीं करते बिजनेस के बुक्स में, लेकिन कैश डिस्काउंट का तो एंट्री करते हैं ना। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, एक अकाउंट राम हो गया, दूसरा अकाउंट कैश हो गया और तीसरा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। या आपको इस तरह से भी रहेगा कि पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट, अब तीनों पेड किए 30 तारीख को। जिधर भी कैश लगा उधर ही डिस्काउंट है। हाँ वो तो अच्छे खानदानी। कैश डिस्काउंट मींस क्या, कैश रहेगा डिस्काउंट है, लेकिन अपोजिट। ये पॉइंट बार बार हमको आपको बताएंगे, जनरल में बताएंगे कि ये अपोजिट चलता है, जो कैश रिसीव डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव, ये अपोजिट याद रखना खाली, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि भैया आप दोनों तरफ से मतलब नहीं कहता है कि आप क्या हम सर कैश भी पेमेंट करेंगे और हम डिस्काउंट भी नहीं लेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। हम कैश तभी आपको पेमेंट करेंगे जब आप मुझे कुछ परसेंटेज डिस्काउंट देंगे। तो बिजनेस के लिए वो बहुत सारे बिजनेस के लिए ये क्या हुआ, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नहीं होगा तो फिर सवाल ही नहीं उठता, तो वही सिंपल एंट्री हो जाएगा। हम फांसी थोड़े दे रहे हैं कि तुम कर बुक में यह हुआ करो। बात यहाँ ये है कि 2 से ज्यादा हो जाएगा तो कंपाउंड में चला जाएगा, लेकिन अगर 2 ही होगा सिंपल हो जाएगा। आप किसी के ऊपर में ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हो। आप अपने सप्लायर जो है, सप्लायर क्या है, आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, ये प्रॉमिस कर रहे हो कि हम आपको इस तारीख को पेमेंट कर देंगे, लेकिन सप्लायर वो ठीक है अगर आप मान लो 31 तारीख को पेमेंट करोगे, सप्लायर आपको प्रोलोभन देगा, लालच देगा कि नहीं अगर आप 15 तारीख को पेमेंट कर देंगे तो आपको 10% क्या करेंगे। ऐसा होता है बिजनेस में, ये चलता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ओके। चलो तो यहाँ पर हो गया फॉलो द फॉर्मेट ऑफ, लिख लिया। तो जर्नल एंट्री जब बनाते हैं बच्चे, जिसमें 5 कॉलम होते हैं, कितना कॉलम, हाँ। देखो इधर, तो यहाँ पर ये है कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल, मतलब अगर आप किसी के बुक्स में एंट्री करते हो, किसी बुक्स मतलब क्या, बिजनेस के बुक्स में हमेशा एंट्री किसके बुक्स में करते हैं, बिजनेस के बुक्स में। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, हाँ फॉर्मेट के ऊपर में, फॉर्मेट ऊपर लिखो, हाँ इन द, जैसे हम बना रहे हैं वैसे लिखो, पहले देख लो बढ़िया से, फिर उसके बाद नोट करना। इन द बुक्स ऑफ जर्नल, देखो बहुत सारे जो बुक है वो आपको डायरेक्ट लिखेगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, ऐसे भी लिखेगा, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो थोड़ा लिखने का जो है, जो चूंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो थोड़ा क्या करेंगे, इसको थोड़ा यही बताता है मैनेजमेंट में, डिग्री लेने से कोई ये नहीं है मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, समझ गए। इसके लिए मैनेजमेंट का मतलब पहले मीनिंग पढ़ो, तब उसको समझो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अगर जिस दिन इसको मैनेजमेंट वर्ड को समझ लोगे उस दिन लाइफ क्या तुम्हारा हो जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ जर्नल नीचे लिखो, फिर लिखोगे आप जर्नल एंट्री, है ना। अब इसके बाद 5 कॉलम इसमें,
बात नहीं करो, ये तो देखो लिखो, फर्स्ट कॉलम में लिखो डेट, सेकंड कॉलम में लिखो, हमको जाने दो, लिखो फर्स्ट कॉलम लिखो डेट, सेकंड कॉलम में बड़ा कॉलम देना, पर्टिकुलर कॉलम से बड़ा कॉलम होगा, in the books of हो गया, यस सर, हो गया। क्या बोले हैं डेट के बाद? डेट के बाद कुछ बोले ही नहीं। बोल दिया डेट हो गया तो नहीं समझता है आपको मत ये बात नहीं हुआ पूरा, डेट के बाद पर्टिकुलर, देखो इधर सबको नोट कर दिया, पीछे में किसी का दिक्कत है एक दो पूछ लो, ये देखो पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखिए LF, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर भी अमाउंट, डेबिट, डेबिट और क्या लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो FOLIO, ठीक है, जनरली होता है, नहीं बताते बच्चे, लेजर फॉलियो का जो यहाँ मीनिंग बता रहा है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो पेज नंबर लिखा जाता है कि आप जो ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, ये इतने नंबर पेज लेजर पर शो किया जाएगा। हाँ, जर्नल में लेजर फॉलियो और लेजर में जर्नल फॉलियो, अपोजिट इनवर्स। हाँ, आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ क्वेश्चन लिखो, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो, फर्स्ट को लिख लेना, क्वेश्चन लिखो ना, जर्नलाइज द, इसको छोड़ दो फॉर्मेट, आगे लिखो ना, हाँ जर्नलाइज द, दिए थे सबके पास नहीं होगा, एक्सक्यूज कर देगा कि हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं है, हाँ तो उसको भी डायरेक्ट लिखवा देंगे, व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर, चलो लिखो, छोड़ दो, लिखो तो जर्नलाइज द फॉलोइंग, हाँ क्वेश्चन फर्स्ट लिखो, जर्नलाइज द following transaction, analyze the following transaction, the books of generalize the following transaction in the books of Mr. Ram.
मिस्टर जॉन कर दो, यस सर, रामदास यादव। जो लिखो। हाँ चलो जैन फर्स्ट को लिखो, जैन फर्स्ट को लिखो। 2000 ईयर में डिटेल दे देना 2018 जनवरी फर्स्ट को ट्रांजैक्शन लिखो, ऐसे करके देखो। देखो इधर नहीं, देखो यहाँ बताते हैं। हेडिंग लिख लिया सही बच्चे? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम। लिखो ऐसे ईयर में लिखो 2017 और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। राम स्टार्टेड ऐसे लिखना है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, Ram started business with cash is rupees 10,000 with cash is rupees 10,000. Second लिखिए cash sales नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 5 कर दीजिएगा, 5 करो। जनवरी 5 को लिखिए कैश सेल्स इज रुपीज 2000। जनवरी 7 को लिखिए कैश सेल्स इज रुपीज 2000। जन 7 को लिखिए कैश परचेजेस इज रुपीज 1000। Cash purchases is rupees 1000। उसके बाद 9 जनवरी को लिखिए, रिपीट हम खुद कर रहे हैं, आप लोग बच्चे रिपीट नहीं करो। कैश परचेजेस रुपीज कितना है 1000। लिखो 9 जनवरी को लिखो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम for cash। Purchase goods from Shyam for cash is rupees 2000। 14 को लिखिए 14 जनवरी को लिखिए sold goods to Mohan, sold goods to Mohan sold goods to Mohan is rupees 1500। इस जैन को लिखो sold goods to Mohan rupees 1500। हाँ इसको लिखिए कैश पेड टू श्याम 20 जनवरी को कैश पेड टू श्याम is rupees 1000। श्याम is rupees 1000। फिर लिखिए 22 को लिखिए 22 कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 22 को कैश रिसीव from Mohan is rupees 500। Cash received from Mohan is rupees 500। 25 जन को लिखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, purchase furniture for cash is rupees 5000। purchase furniture for cash is rupees 5000। कितना तारीख की 25। फिर लिखिए is rupees 5000। फिर 31 को लिखिए
अभी आपको हम ये ट्रांजेक्शन सिंपल एंट्री के लिए दे रहे हैं, ठीक है। 31 को लिखिए, रेंट पेड इज ₹200, रेंट पेड इज ₹200, इज ₹200। हाँ, कॉफी का है। चलो रहने दो, किसी चीज का बिजनेस तो है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो है, लाख हो या करोड़, उसे वो मैटर नहीं रखता है। मैटर ये रखता है कि आप इसको कैसे बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। बनाइए, बनाइए बच्चे इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन बनाइए। हाँ, फॉर्मेट यही रहेगा। हाँ बनाइए सही बच्चे। ओके, समझो इधर थोड़ा। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो यहाँ दो, इसीलिए पहले रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको हम आइडेंटिफाई करना समझा दिए, नेचर भी समझा दिए थे। तो इसमें दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, कौन कौन? एक तो कैश, हमको सोचना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। तो राम इज द गिवर, तो प्रोप्राइटर है बिजनेस के लिए। एक नोट हम आपको बताए होंगे कि व्हेन प्रोप्राइटर इज रिसीवर देन ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड एंड प्रोप्राइटर इज गिवर देन कैपिटल अकाउंट इज क्या? क्रेडिटेड। याद है? ये नोट नहीं लिख पाए हैं? लिखो तो, इन केस ऑफ, नोट लिख लो, इन केस ऑफ, लिखा दिया है, हो गया, ठीक है। In case of sole trading concern, in case of sole trading concern, अपना अकेला जिस बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या कहते हैं? In case of sole trading concern, when proprietor is receiver, then drawing account is debited, drawing, DRAWING, तो हुआ रिसीवर होगा, and drawing account is debited, and when proprietor is giver, and when proprietor is giver, then the capital account is credited. Capital account is credited. ऐसा इसलिए कि प्रोप्राइटर्स अकाउंट जो है वो बच्चे पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का दो ही रूल होता है, या तो रिसीवर या तो गिवर। तो प्रोप्राइटर या तो रिसीवर होगा या तो प्रोप्राइटर क्या होगा? गिवर होगा। तो
तीनों का तो दो रोल है सर। सबका दो है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा ना कि प्रोप्राइटर्स कौन सा अकाउंट है। तो प्रोप्राइटर्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो प्रोप्राइटर यहाँ पर दो ही काम करेगा, या तो रिसीवर या तो गिवर। तो इस ट्रांजेक्शन में राम जो है, पहले हेडिंग लिख दो, इन द बुक्स ऑफ राम। तो राम इज द गिवर है, तो कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट। तो इसको बनाते हैं तो देखो बच्चे इस तरह से, चैन कितना है बोलो? ये देखो, तो डेट क्या लिखोगे? डेट में क्या लिखोगे? नहीं, पहले ईयर ना 2018, और यहाँ क्या लिखो? सब बच्चों को दिखाई दे रहा है पीछे तक? जैन फर्स्ट हो जाएगा। और चूंकि राम इज द गिवर और बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है ना जी? तो कैश तो रियल अकाउंट है ना। तो रियल अकाउंट का क्या रूल बताए थे? डेबिट व्हाट कम, जो आएगा वो डेबिट करेंगे। बार बार करें कि इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। तो कैश कम दैट इज डेबिटेड। देखो ध्यान दो, जो पर्टिकुलर कॉलम है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा होता है? तो कैश अकाउंट डीआर, फर्स्ट लाइन डेबिट का, सेकंड लाइन क्रेडिट का, थोड़ा स्पेस दे करके, हल्का थोड़ा ये करके, है ना, स्पेस दे करके। यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। यहाँ राम अकाउंट, क्योंकि राम इज द गिवर दैट इज राम अकाउंट क्रेडिटेड ना। लेकिन राम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर कौन है? एक ही पर्सन। हाँ, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा रहता तो फिर उसका नाम लिखते हैं, दोनों का नाम। हाँ। तो फर्स्ट लाइन डेबिट का, सेकंड लाइन क्रेडिट का, और थर्ड लाइन नरेशन का। तो नरेशन में क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन। तो राम स्टार्टेड, नहीं आप उससे भी बेटर सेंटेंस बना सकते हो, तो आप लिखो उसको बना करके, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ। अब यहां से लेके यहां तक इसको मत भूलना। पर्टिकुलर कॉलम में जैसे ही एक ट्रांजैक्शन को हम क्या कर दिए? रिकॉर्ड कर दिए, क्लोज कर देना है। पूरा नहीं, बहुत सारा बच्चा यहां तक क्लोज कर देता है, वो गलत हो जाएगा, पूरा गलत कर देगा वो। सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को जब एक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं? नरेशन लिख करके क्लोज कर देते हैं। इसलिए ये नहीं होगा, ये मत करना। अब देखो अमाउंट कितना था? तो डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, और थोड़ा एक लाइन नीचे क्रेडिट के सामने। आया समझ में? अपन जाएगा। एक वर्ड से लेकर परचेज से लेकर सेल से लेकर राइट डेट से लेकर डिस्काउंट से लेकर, तो सबसे एक एक क्वेश्चन एग्जांपल बता दीजिएगा तब से समझ जाएगा सर। तो ऐसे तो नहीं, अभी आप वो सब समझाएंगे। अभी हम जो क्वेश्चन दिए हैं, एक सिंपल एंट्री को हम लिया, बैकडेट्स का आप ले लेंगे तो उसमें तो आपको क्या हो जाएगा? कंपाउंड एंट्री आ जाएगा, तो इसलिए उसको यहाँ लेना उचित नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं सिंपल और कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, गुड से रिलेटेड बताएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।